Assalamu alaikum. So today we are going to conclude the chapter on chemical bonding, and there are a few things that we need to review, and then we will do some pass-through questions. So far, we have seen three kinds of structures. Exam में ना वो structure और bonding इस पे बहुत ज्यादा जोर देता है और वो आपसे हर सवाल में खास तौर पे in P2 they ask you to refer to this. तो I will add one more word जो वो एग्जाम में usually use नहीं करता, that is particle. And structure, bonding और particle they go hand in hand. So हमारे पास ना तीन तरह का structure है. The first one is lattice structure, second is layered structure, and third is molecular structure. And there are three kinds of bondings. So there is ionic, metallic. So as I was saying, there are three kinds of structures. There is lattice, layers, and molecular structure. There is three kinds of bonding. There is ionic, metallic, and covalent. And there are three kinds of particles. There is atoms, ions, and molecules. हर क्वेश्चन में आपको ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या है, और इनसे फिर हमारे पास फोर्सेस को वो रिलेट करता है. सो दो तरह की फोर्सेस आती हैं. वन इज जिसको हम बोलते हैं वैंडर वॉल्स फोर्स, एंड वन इज जिसको हम बोलते हैं electrostatic force. When we talk about strong force of attraction, so that is electrostatic force. And when we talk about weak force of attraction, that is van der Waals force. फर्क क्या है? किसी भी लैटिस के अंदर, लेयर के अंदर या मॉलिक्यूल के अंदर, इनसाइड any of these structures, you will have electrostatic force. Strong force of attraction. अगर आपको for some reason आप ये word नहीं use करना चाहते, then you can simply say strong force of attraction. Okay, you can simply say that. And in case you have force between them, अगर एक लेयर की दूसरी लेयर के साथ अट्रैक्शन है, that will be this force. अगर एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है, that will be this force. So we have two kinds of forces, and किसी भी स्ट्रक्चर के इनसाइड ये होती है और किसी स्ट्रक्चर के बीच में या आउटसाइड ये होती है. दिस वन इज वीक. सो जहां पर इसको तोड़ना होगा यू विल नीड लो एनर्जी, और जहां पर इसको फाइट करना होगा यू विल नीड हाई एनर्जी. ओके, लेट्स ट्राई टू कनेक्ट देम. सो in ionic compounds you have lattice. Lattice is one extreme kind of structure. एक साइड में हमारे पास lattice है कि every particle is joined to another particle in a one big network. वो lattice है. And then we have the other extreme जहां पे every particle is independent of the other, उसका दूसरे particle के साथ कोई connection नहीं है, that is molecule. और उनके बीच में लेयर आती है. तो हम कह सकते हैं कि particles just by themselves, that is molecular. Particles, all of them connected together, that is lattice. And somewhere in the middle is दो extremes के बीच में, that is layers. जहां भी lattice होगी वहां पर यही force exist करेगी. van der Waals तो होती नहीं है, इसका मतलब है उसका melting point बहुत ज्यादा होगा. And that is what we see. Ionic lattice होती है, metallic lattice होती है, covalent lattice होती है. आयनिक लैटिस किसी भी सॉल्ट में होगी, मेटेलिक लैटिस किसी भी मेटल में होगी, स्पेशली द ट्रांजिशन मेटल्स. एंड कोवेलेंट डायमंड के केस में हमारे पास लैटिस स्ट्रक्चर होगा, और वो हम लैटिस को जाइंट भी बोलते हैं बाय द वे. सो जहां पर भी जाइंट होगा, यानी कि आयनिक लैटिस जाइंट है, मेटेलिक लैटिस जाइंट है, कोवेलेंट लैटिस यानी कि डायमंड जाइंट है, इट विल हैव जस्ट दीज फोर्सेस and they will be really strong. तो जब आप उसको मेल्ट करने की कोशिश करोगे वो बहुत स्ट्रांग होगी. इट डज नॉट मैटर कि उसमें एटम्स हैं या उसमें आयंस हैं. जैसे कोवेलेंट में, डायमंड में हमारे पास सिर्फ एटम्स होते हैं. लैटिस है लेकिन एटम्स की है. आयनिक में हमारे पास आयंस होते हैं, पार्टिकल्स ही हैं, लेकिन लैटिस है तो बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उस वजह से वो एक दूसरे को रैपिडली स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं. अब आ जाते हैं हम दूसरे स्ट्रक्चर पे, वो है लेयर्स. लेयर्स चीजों को सॉफ्ट बनाती हैं. क्यों? क्योंकि लेयर्स में होती है वैन डर वाल्स फोर्सेस.
मैंने आपसे बताया लेयर्स के बीच में, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में वैन डर वाल्स फोर्स है, वो वीक है, तो उसको तोड़ना आसान है. यू नीड लेस एनर्जी फॉर दैट. एंड बिकॉज ऑफ दैट layers can slide. Layers have weak van der Waals forces, so they can slide over each other. लेकिन layers के अपने अंदर क्या होती है? Strong force of attraction. Be very clear of this. आप कोई भी इनमें से स्ट्रक्चर लें, उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, लेकिन उसकी और दूसरे स्ट्रक्चर के बीच में वीक वैन डर वाल्स फोर्स होगी. तो जब पे लेयर्स होंगी, एक लेयर के अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगी. सो उस वजह से ये चीजें बड़ी स्ट्रांग होती हैं. मेटल्स की लेयर्स होती हैं, कैटायंस की ऐसी है, सो दे आर वेरी स्ट्रांग. मेटल्स को तोड़ना मुश्किल है. लेकिन एट द सेम टाइम एक लेयर की दूसरी लेयर के साथ वीक वैन डर वाल्स फोर्स है, जिसकी वजह से मेटल को स्लाइड करने में कोई मसला नहीं है. यू कैन ब्रेक द वीक वैन डर वाल्स फोर्स, एक लेयर दूसरी के ऊपर स्लाइड करती है. metals are malleable, metals are ductile. So that is a clear indication कि उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्स टूट रही है, जिसकी वजह से वो लेयर्स आ रही हैं. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अभी भी हाई है. क्यों? क्योंकि लेयर के बीच में तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, तो उसको तोड़ने के लिए हमें बहुत हाई एनर्जी चाहिए. दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. लेकिन अगर आप चाहो तो आप इस वर्ड को ना लिखो. तो द क्रॉस आउट देयर दैट इज सिंपली टेलिंग कि अगर आपने नहीं यूज करना वर्ड तो आप ना करें. जरूरी नहीं है कि आप इसको लिखें. तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं इसको. अच्छा, ऑन द अदर एक्सट्रीम स्ट्रक्चर में हमारे पास मोलेक्युलर स्ट्रक्चर है. मोलेक्युलर स्ट्रक्चर जो होता है ना, उसके अपने अंदर तो यही फोर्स मौजूद है. इट स्टिल हैज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट बिटवीन वन मॉलिक्यूल and the other molecule, you have weak van der Waals force, which means it is the only force that needs to be broken down when you're melting it. So let me reiterate. Melting में इसमें सिर्फ ये force है, इसको तोड़ना पड़ेगा high melting point. जहां जहां सिर्फ लैटिस होगी, high melting point होगा. मॉलिक्यूल में आपको सिर्फ इसको तोड़ना होगा, जिसका मतलब है कि weak van der Waals force है, melting point will be low. लेयर्स में आपको इसको भी तोड़ना है, इसको भी तोड़ना है. दैट मींस द एनर्जी चेंज दैट यू नीड, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक इट विल बी लेस देन दिस बट मोर देन दिस. दैट इज द स्ट्रक्चर. तो जब एग्जाम में हमसे कहते हैं ना कि डिस्कस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, तो आपने इनकी बात करनी है. स्ट्रक्चर में आप बताएंगे कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, और बॉन्डिंग में आप बताएंगे कि उसमें आयनिक मेटालिक या कोवेलेंट है, और फोर्स कौन सी है जिसको आप फाइट कर रहे हो. ठीक है. एंड द पार्टिकल्स. अच्छा, पार्टिकल्स जो है ना, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन. आयंस में सिर्फ आयंस होते हैं, आयनिक कंपाउंड में सिर्फ आयंस होते हैं. मेटेलिक में यू हैव आयंस एज वेल एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कोवेलेंट में यू हैव मॉलिक्यूल्स. बट इंटरेस्टिंगली, when you have impure substances, not all of them, some impure covalent substances, उनके molecules ions में convert हो जाते हैं. It's a very interesting thing. Some covalent substances, when they're impure, their molecules convert to ions. I'll give you an example. You have water. It is molecular, and by itself, it is completely molecular. Which means कि अगर water अकेला है, so इसमें कोई ions नहीं होंगे. कोई ions नहीं होंगे तो बिजली कंडक्ट नहीं कर सकेगा. HCl just by itself, कोई ions नहीं, molecules हैं. Molecules हैं तो बिजली कंडक्ट नहीं कर सकता. Free ions नहीं है. Even though this is a liquid at room temperature and this is a gas at room temperature. हाइड्रोजन क्लोराइड नाम है इसका, उसका नाम वाटर है. At room temperature, they are both free molecules, but ions ना होने की वजह से बिजली कनेक्ट नहीं कर सकता. But if it is impure, यानी मैं इस गैस की बजाय इसको aqueous रख देता हूं, I have dissolved it in water, then this will break down into H positive and Cl minus ions. Molecule, अगर मैं particle की बात करूं तो this is molecule and this is ions. And now they're free and they will conduct electricity. Some molecular substances form ions when impure. और ये special case है कि जिसमें as a solution they will conduct electricity. The example of this is water and all the acids.
all acids have covalent bonding in them. All acids are molecules, but they will conduct electricity when they're impure because they will break down into ions. Water भी when it is impure, मतलब कोई इसमें acid डाल दो या कुछ भी, मतलब pure water ना हो, तो it will break down into form H positive and OH negative. In fact, pure water में भी ये होते हैं, but बहुत कम होते हैं, negligible amount में, like 1 in 10 million water molecules, मतलब 1 करोड़ में से एक water molecule जो है ना, वो ये कर रहा होता है. तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो कुछ है ही नहीं, नेग्लिजिबल. लेकिन बाकी जब आप इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो बहुत ज्यादा होता है. By the way, the number 10 million is a really interesting case. Can anybody tell me 10 million में कितने zeros होते हैं? 7. Water का pH क्या होता है? 7. It's not a coincidence. Pure water में 1 out of 10 power 7 molecules H positive ion देते हैं. इसीलिए हम कहते हैं कि उसका pH 7 है. HCl का pH होता है 1. तो इसका मतलब है कि HCl जब पानी में आप ऐड करोगे तो 1 out of 10 power 2 water molecules H पॉजिटिव निकाल के वो दे रहे होंगे. तो 2 का मतलब यहाँ पे क्या है? 100. तो इसमें H पॉजिटिव ज्यादा है या इसमें H पॉजिटिव ज्यादा है? Obviously 1 in 100 is much more than 1 in 10 million. So it's a very interesting case of how pH is related to how many ions you are going to get. But coming back to covalent bonding, this is just an interesting thing I wanted to share with you. Now, these water molecules, or in fact, any molecules that do this, we call them polar molecules. Polar molecules are molecules, or polar substances are polar molecular substances that form ions when they're impure. All acids are polar, water is polar. So coming back to this, forces की हमने बात कर ली. अगली बात है कंडक्शन, जिसके ऊपर दूसरा सवाल ज्यादातर आता है. सो कंडक्शन हमारे पास 3 केसेस आ गए. एक है कि जो सॉलिड में कंडक्ट कर रहे हैं, एक है जो लिक्विड में कंडक्ट कर रहे हैं या मिक्सचर में यानी कि एक्वस में भी कंडक्ट कर रहे हैं, और एक केस है कि वो सिर्फ एक्वस में कंडक्ट कर रहे हैं. तो जो चीजें सॉलिड में कंडक्ट कर रही हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो है हमारे पास मेटल्स और कोवेलेंट लेयर्स, जैसे ग्रेफाइट. मेटल में भी लेयर है और कोवेलेंट लेयर्स भी, ग्रेफाइट में भी लेयर्स हैं. दोनों में लेयर्स होने की वजह से दोनों सॉफ्ट भी हैं because layers can slide because they have weak van der Waals forces, and at the same time they have free electrons जिसकी वजह से वो solid में conduct करते हैं. The things that only conduct when they're liquid or aqueous, जैसे कि ionic substances, these are the ones that have free ions. Electrons नहीं, आपने जब भी इसका आंसर देना है, these are free ions, and those that conduct electricity when they are aqueous, when they're dissolved in water, they are polar. तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं, इनमें भी फ्री आयंस होते हैं, लेकिन ये आयंस कहां से बनते हैं? ये आयंस उसमें होते नहीं है, ये बनते हैं. कैसे? मॉलिक्यूल से आयन में ब्रेक डाउन होता है. सो व्हेन यू हैव जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल्स हैं, लेयर्स हैं, दीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यू हैव जस्ट फ्री इलेक्ट्रॉन, कोवेलेंट में ग्रेफाइट है, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज लेयर्स हैं, इट इज सॉफ्ट and it can conduct electricity, free electrons होने की वजह से. Things that do in liquid and aqueous state, ionic and metallic, इन दोनों में ions free हो जाते हैं. Metal में ions free नहीं होते, they are in the ionic lattice या ionic layers. लेकिन ionic compounds में भी they are in ionic layers, so as a solid वो conduct नहीं कर सकते. But the moment you add them to aqueous solution or you convert them to a liquid, you melt it, these ions will now be free. Metal के भी वो free ions हो जाएंगे जो पहले से layers में, lattice में थे, और ionic compounds के भी जो पहले lattice में थे वो break down होके free हो जाएंगे. So they will conduct electricity. And lastly, if you dissolve something, if you have impure substances, और तब वो conduct करे, यानी वो solid में भी नहीं कर रहा, वो liquid में भी नहीं कर रहा, ice है बिजली conduct नहीं करेगी, water है बिजली conduct नहीं करेगा, but जो हमारे पास एक्वस सिचुएशन में कुछ भी चीज आ गई, यानी कि वाटर में इंप्योरिटी आ गई या एक चीज को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, तो वो मॉलिक्यूल से आयन क्रिएट करेगी, एंड दैट इज व्हेन इट हैज फ्री आयंस एंड इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. लेट मी गिव एन एग्जांपल. एग्जाम में एक एमसीक्यू इस पे आया हुआ है कि एथेनॉल लिक्विड एक ऑप्शन है, will it conduct electricity? So you have to think एथेनॉल इज मॉलिक्यूल्स
It is liquid, यानी कि it's pure, it doesn't have ions, it doesn't have free electrons, बिजली कनक नहीं करेगा. But ethanol aqueous, it will form ions. अब आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो कौन से ions हैं. You don't need to know the way ethanol breaks down या वो कौन से ions देता है. The only ions you're supposed to know is कि जितने भी acids हैं, they break down to give you H positive ion. That's all you need to know for this molecules things. Yeah, water, it breaks down to give H positive and OH negative. You don't need to know the other ions. But you just need to know कि ethanol, if it is aqueous, यानी कि water में dissolve होया है, then the molecules will break down and give us ions. Okay? And then it will conduct. So aqueous situation में वो करेगा. Molecules are kind of interesting because हमें हमेशा सिखाया जाता है कि या ions होंगे या molecules होंगे या ionic bonding होगी या covalent bonding होगी. बट एग्जामिनर जो है ना वो दे आर वेरी स्मार्ट. उनको पता है कि हमारे बच्चे ये चीजें रट्टा मार लेते हैं. आई एम नॉट ब्लेमिंग कि टीचर्स गलत करते हैं. ग्रेड 9 में जब हम चीजें पढ़ रहे होते हैं ना तो बहुत कॉम्प्लेक्स आइडियाज हमें समझ भी नहीं आते. छोटे बच्चे होते हैं. बट अब आप माशाल्लाह से यू आर इन ग्रेड 11 और सम ऑफ यू आर इन ग्रेड 10, यू आर रेडी फॉर द एग्जाम. आपने बहुत कुछ और पढ़ लिया. सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू समथिंग व्हिच will separate you from the rata system. And that is कि again ionic, covalent, metallic, these are 3 categories. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही केस में दो नहीं हो सकते. You can have metals with ions in them. हमने पढ़े में सारे metals में ions होते हैं ना. Similarly, you can have covalent bonding with ions in them. Now this might be a little surprising, but what if I told you कि you have seen these things, you have just not looked at it that way. There are molecules which have charges on them. Anything with charge on it is ion, right? And anything with ions will form ionic bonding. If you have atoms with charges on them, वो ion बन जाते हैं और उसमें ionic bonding होती है. If you have molecule with charges on it, वो भी ion बन जाता है और उसमें भी ionic bonding होगी. लेकिन at the same time, वो molecule तो है और molecule में कौन सी bonding होती है? कोवेलेंट. इसका मतलब है कि अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग से मॉलिक्यूल बने और उस मॉलिक्यूल पे चार्ज आ गए और वो आयन बने तो वो आयनिक बॉन्डिंग भी करता है. एंड देयर आर 7 ऑफ दीज दैट यू नीड टू नो अबाउट. आई विल गिव यू अ लिस्ट. यू हैव सीन देम. आई बेट यू हैव सीन देम. सोचें. आई विल गिव यू 10 seconds. थिंक अबाउट एनी मॉलिक्यूल दैट यू हैव सीन जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है और वो फिर आयन बनाता है और उससे वो आयनिक बॉन्डिंग करता है. एक हिंट देता हूं. Non-metals usually form covalent bonding with each other. So इनमें सब में non-metals होते हैं. दोनों non-metals हैं. Covalent bonding है और charge भी है. Ammonium ion. It has covalent bonding in it. It's a molecule with a charge. तो जब ये bonding करेगा, ये कौन सी bonding करेगा? Ionic bonding करेगा. अच्छा, let's try one more. Carbonate. Molecule है. Carbon oxygen दोनों non-metals हैं. Covalent bonding से बनेंगे. But it will have charge on it, which means अगर मैं carbonate को sodium से react कराऊं तो वो आयनिक बॉन्डिंग बनाएगा. लेकिन इसके अंदर कोवेलेंट है. सो एग्जाम में वो इस चीज को टेस्ट कर सकता है एमसीक्यू में खास तौर पे दैट व्हिच ऑफ दीज कंपाउंड्स हैज बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक बॉन्डिंग. सो जब भी अमोनियम कोई कंपाउंड बनाएगा आयनिक बॉन्डिंग के थ्रू बनाएगा लेकिन कोवेलेंट भी उसके अंदर मौजूद है. कार्बोनेट सिवाय हाइड्रोजन के जब भी बॉन्डिंग करेगा किसी भी मेटल के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो वो आयनिक बॉन्डिंग करेगा बट उसके अंदर तो कोवेलेंट है. सल्फेट, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, दे ऑल हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड दे विल ऑल बॉन्ड विद अदर थिंग्स थ्रू आयनिक बॉन्डिंग. हाँ, हाइड्रोजन नहीं. सो H and OH when they bond, that's covalent bonding. So वो H2O में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग है. H and NO3 सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग है. H and CO3 सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग है. लेकिन पोटेशियम की इसके साथ आयनिक होगी. सोडियम की, आयरन की वो आयनिक होगी. सो दीज आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस या मोलेकुलर आयंस. ऑलराइट, दैट्स गुड टू नो. किसी और बॉन्डिंग में कोई क्वेश्चन? सो कांग्रेचुलेशंस, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑन बॉन्डिंग, वन ऑफ द 4 मेजर चैप्टर्स in O level chemistry or IGCSE chemistry.